नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आज हम लोग अपने पॉलिटी सीरीज के ही सेशन को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 जो कि फंडामेंटल राइट्स की सूची में एंड गेम में चालू हो चुके हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन लेंगे। और ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसी पे हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। और भारत की इंटीग्रिटी के लिए इन राइट्स को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं है। और यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके दिल खोल के सबको शेयर करें, बिकॉज जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम आपके लिए बहुत ही सारी नई नई चीजें लेके आते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 29, जो कि कहता है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 एंड 30, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। यहाँ पे एलियंस का कोई प्रभाव नहीं आता, एलियंस को यहाँ पे नहीं कंसिडर किया जाता, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स की बात होती है, जो कि भी यूनियन ऑफ इंडिया में रिसाइड करते हैं। सिटीजनशिप हम लोग देख चुके हैं, तो ऐसे लोग जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं, इनको ही ये राइट्स इन्फर्ड हैं सिर्फ और सिर्फ। ये माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो आपको ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और ये प्रीलिम्स के बेसिस का एक क्वेश्चन भी है कि माइनॉरिटीज क्या हैं, कैसे डिफाइन किए गए हैं। तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटीज की कोई डेफिनेशन ही नहीं दी गई है। ये जो माइनॉरिटीज हैं ये प्रॉपरली नॉट डिफाइंड है, इनके साथ जुड़ी हुई कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसको हम माइनॉरिटी में काउंट करेंगे, माइनॉरिटी किसे कहेंगे, माइनॉरिटी होता क्या है एंड कौन से ग्रुप्स माइनॉरिटीज में आएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए इसके अलग अलग क्लॉज हैं, क्लॉजेस को पढ़ते हैं। 29 क्लॉज 1 ये क्या कहता है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। देखिए इसका फीलिंग समझिए। इंडियन टेरिटरी में वो सिटीजन्स जिनकी लैंग्वेज अलग हो, स्क्रिप्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, खुद का हो, है ना, उनके पास पूरा हक है उसको प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि बताता है कि कंजर्व करना है। अगर इफ यू आर कमिंग टू मतलब जैसे भीड़ है एक, और उस भीड़ में लेट अस से 10 लोग हैं, 10 जनों की उस भीड़ में 8 जने जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और जो 2 हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो जो 2 हैं वो माइनॉरिटी है उन 8 के रेस्पेक्ट में, तो उनको अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल हुआ और इसको समझेंगे। दूसरा है आर्टिकल 29 क्लॉज 2। ये देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहता है जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन किए गए हैं या फिर स्टेट उनकी फंडिंग कर रहा है, और उनको एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, तो इस आधार पर उनके साथ शोषण नहीं किया जा सकता। सिर्फ इन्हीं आधार पे ओनली है आप।
ठीक है, ओनली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, लेट अस से सेंट सोफिया कॉन्वेंट स्कूल। तो यहां पे एक व्यक्ति हैं, लेट अस से मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक 14 साल के लड़के हैं। ये पहुंचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, सर देखिए सेंट सोफिया में मेरे को एंट्री नहीं दी जा रही बिकॉज मैं मुस्लिम हूं। तो बुलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, पूछा गया क्या ऐसा है? तो सेंट सोफिया के एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे जी हाँ साहब बिल्कुल ऐसा है, इन्हें एडमिशन से डिनाई किया जा रहा है, लेकिन इस बेसिस पे नहीं कि इनका रिलीजन मुस्लिम है या हिंदू है पर से, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक गर्ल्स स्कूल है और ये एक बॉय है। एंड हमारा संविधान ये जरूर कहता है कि जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जेंडर मेंशन नहीं है। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज नहीं, जेंडर के बेसिस पे हो सकता है ना। तो कोई एक पांचवा ग्राउंड हो सकता है जिसके बेसिस पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक, ये कहानी है। चलिए इसमें हम लोग जरा सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो आर्टिकल 29 है, ये आर्टिकल 29 क्या कहता है? राइट टू कंजर्व की बात करता है। इसके अलावा ये राइट टू एजिटेट की भी बात करता है। ठीक है, राइट टू एजिटेट की भी बात करता है। एजिटेट का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल पारसीज को ले लेते हैं। इस देश में वैसे भी पारसीज की जो जनसंख्या बहुत कम है, 60,000 अप्रॉक्स ही पारसीज आर देयर इन दिस कंट्री। सो लेट्स से दे आर फॉलिंग इनटू द प्रॉपर कैटेगरी ऑफ अ माइनॉरिटी। तो उनके लैंग्वेज पे, उनके कल्चर पे, उनके स्क्रिप्ट पे फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी या कोई और एक ऐसा पर्टिकुलर समुदाय है, कम्युनिटी है जो कि अटैक करता है, तो उनको कंजर्व करने का अगर अधिकार है तो उन्हें एजिटेट करने का भी अधिकार है, यानी अपने हक के लिए आवाज उठाने का भी अधिकार है। राइट? तो आर्टिकल 29 सिर्फ और सिर्फ राइट टू कंजर्वेशन की बात नहीं करता। ठीक है, राइट टू कंजर्व तो है ही है, उसके अलावा ये भी कहता है कि आपको राइट टू एजिटेट भी है, यानी कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके प्रति आवाज उठा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक और प्रारूप से हमें उससे भेंट करवाई। ठीक, तो ये आर्टिकल 29 था। अब आर्टिकल 30 पे बात कर लेते हैं जरा। माइनॉरिटी राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब माइनॉरिटीज के कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाने के अधिकार देते हैं? देखिए, इनमें से पहला है आर्टिकल 30 क्लॉज 1। जितनी भी माइनॉरिटीज हैं बेस्ड ऑन रिलीजन या लैंग्वेज, उनके पास हक है कि वो एस्टैब्लिश करें, एडमिनिस्टर करें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, जैसे हम कहें मुस्लिम्स, तो मुस्लिम कम्युनिटी मदरसे चलाती है और उन मदरसों को, वो रिलीजियस स्कूल्स हैं, वो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको पूरा अधिकार है। राइट? अब जैसे माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजन बेसिस पे हम ना कहें, अगर हम लोग बात करें तो माइनॉरिटीज क्या लैंग्वेज बेसिस पे नहीं हो सकती? जी हाँ साहब, हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में पंजाबी बोलने वाले व्यक्ति, वो माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। बेस्ड ऑन लैंग्वेज दे आर अ माइनॉरिटी, क्योंकि वहां पे मराठी स्पीकिंग है। या फिर आप तमिलनाडु में चले जाइए, तमिलनाडु में मराठी स्पीकिंग लोग, तो वो वहां पे माइनॉरिटी है। तो उनको भी अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। दे हैव दिस फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान ने दिया है। ठीक है, तो इसमें आपके
बेसिकली मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज, ये लास्ट में ऐड हुए हैं, नए नए ऐड हुए हैं जैन्स एंड पारसीज। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज में, उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज में बिलोंग करते हैं जो कि रिलीजन के बेसिस पे है। और लैंग्वेज के बेसिस पे तो मैं आपको बताया दिया, रीजन टू रीजन एंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अगला है 30 क्लॉज 2। ये कहता है the state shall not discriminate in granting aid to the educational institutions on the ground that is under the management of a minority, whether based on a religion or a language। कहने का मतलब ये है कि स्टेट को एड देने में, हेल्प देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए जो कि माइनॉरिटी मैनेजमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी MEI को गवर्नमेंट फंडिंग देने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। अब ये डिस्क्रिमिनेशन ना करे यानी कि इनको फायदा मिल रहा है। अब वो बेनिफिट्स किस प्रकार के हैं, जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला, अगर मान लीजिए ये कोई स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और ये कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब स्टेट को यहां से कोई एक्सप्रेसवे निकालना है तो स्टेट इसको एक्वायर कर सकता है। अगर यहां से भी निकालना है तो इसको भी एक्वायर कर सकता है। ठीक है, इसको भी एक्वायर किया, इसको भी एक्वायर किया। अब ये जो है, ये एक मेजॉरिटी नॉर्मल स्कूल है, मेजॉरिटी ओन्ड स्कूल है, मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा ओन्ड स्कूल है। तो इससे आर्टिकल 31 जिसे डिलीट कर दिया गया, स्क्रैप आउट कर दिया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, अब वो आर्टिकल 300 में आता है। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऐसा होने से इनको कंपनसेशन जो स्टेट डिसाइड करेगी वही दिया जाएगा। अब स्टेट कम भी दे सकती है, ज्यादा भी दे सकती है ना। तो इनको जब डिस्प्लेस किया जाएगा मेजॉरिटी ओन्ड स्कूल को, तो फिर इनको जो कंपनसेशन स्टेट देगा, जो कंट्री देगी, जो गवर्नमेंट देगी, वो इन्हें चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जबकि अगर इनकी बात करें तो इनके लिए आर्टिकल 31 एक तरीके से अभी भी स्टैंड आउट करता है। यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट है, और इसी वजह से पहला पॉइंट ऐड हुआ जो कि कहता है कि जो कंपनसेशन होगा MEIs को, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो फर्दर कंटिन्यू ना कर सके। एप्रोप्रिएट कंपनसेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहां पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस नहीं चलेंगे। इसमें आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस नहीं चल सकते। यहां पे कास्ट के बेसिस पे SC ST कम्युनिटीज को मतलब इतना परसेंट OBCs को देना जरूरी है, ऐसा नहीं है। यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं, ठीक है। और जबकि यहां पे रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है। रिलीजन के बेसिस पे फॉर एग्जांपल मदर्स हैं तो वहां पे मेजॉरिटी में मेजरली इंक्लूड किया जाता है मुस्लिम स्टूडेंट्स को, तो वो क्या हो गया, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब इसी में हम लोग अगर आगे चलें तो एक वर्डिक्ट पढ़ लेते हैं, सेंट स्टीवंस वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। सेंट स्टीवंस कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1992, 1992, ठीक है। बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिलीजन के बेसिस पे दीजिए रिजर्वेशन, बिंदास दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी ये आप सिर्फ और सिर्फ 50%, मैक्सिमम 50% तक दे सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अप टू 50%, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस्लामिया, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, तो 50% रिलीजन के बेसिस पे वहां पे रिजर्वेशन है, एंड 50% नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी एंट्री दी जाती है। देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव स्टडीड फ्रॉम इस्लामिया, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी।
सो इस तरीके से ये वर्डिक्ट था एंड इसने काम किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये कहती हैं कि ये आर्टिकल 29 एंड 30 है, यानी कि आर्टिकल 29 एंड 30 हैं, जो कि बताते हैं कि भारत में यूनिटी है डाइवर्सिटी में। हम लोग अलग अलग हैं, अपने अपने कल्चर की, अपने अपने समुदाय की, अपने अपने लैंग्वेज की प्रोडक्शन करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो उसका अधिकार है। इसका मतलब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम लोग यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी को फॉलो नहीं करते, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना। जैसे बहुत सारे लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज भी है ना, ओडिशा में कई ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई पर्सन है और उसकी सास की डेथ हो जाती है, मदर इन लॉ की डेथ हो जाती है, तो फिर दामाद को सास से शादी करनी पड़ती है। अब ये मेजॉरिटी जो हमारा मेन लाइन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही वियर्ड साउंड करेगा, लेकिन उनके लिए दैट इज नॉर्मल। कई शादियां ऐसी होती है जिसमें दूल्हे को निकलना पड़ता है, और अगर लड़की पसंद आई तो घोड़ी पे बिठा के और घर पे ले आता है। वो शादी का एक इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट में ऐसी ट्राइब्स है जिनमें यही कल्चर फॉलो होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेप, लेकिन वहां पे दैट इज नॉट रेप, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो इसीलिए ये अलग अलग भांति भांति प्रकार की विविधताएं हैं, और इन्हीं विविधताओं में हमारी एकता है। तो ये है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, नॉट यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद आया हो। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके दिल खोल के शेयर करें, बिकॉज दैट ओनली इज आवर मोटिवेशन। सो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, पॉलिटिकल साइंस जिन जिन एग्जाम्स में पूछा जाता है वहां पे बहुत काम में आएगा, यकीन मानिए। तो आशा करता हूं आपको पसंद आया हो। इसी उम्मीद के साथ कल मिलने का वादा करता हूं, और मिलते हैं एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।